चलिए, तो लास्ट क्लास में कार्बोनेट कंप्लीट कर चुके थे। अब लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एल्कली मेटल सल्फेट की तरफ। देखेंगे इनकी प्रॉपर्टी। पहले तो ये सल्फेट किस टाइप के होते हैं, नंबर 2 कौन से सल्फेट बनेंगे, नंबर 3 इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो आइए सारी चीजें देखेंगे। आइए, एल्कली मेटल सल्फेट बनाने जा रहे हैं। एल्कली मेटल का फॉर्मूला क्या होता है, M+। सल्फेट का फॉर्मूला SO4-2। बेटा एक काम करो, 2 वैलेंसी इसको ट्रांसफर करो, 1 वैलेंसी इसको ट्रांसफर करो, फार्मूला बनके तैयार हो गया M2SO4 टाइप। तो जो एल्कली मेटल के सल्फेट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, M2SO4 टाइप। लिथियम का बनाएंगे तो क्या बनेगा, Li2SO4। सोडियम का बनाएंगे क्या बनेगा, Na2SO4। पोटेशियम का K2SO4। रुबिडियम का Rb2SO4 और सीजियम का CH2SO4। ठीक है। अब ये जो सोडियम का सल्फेट होता है Na2SO4, इस सोडियम के सल्फेट को बोलते हैं ग्लोबरस सॉल्ट। इसको बोलते हैं, छोटी सी गलती हो गई, सॉल्ट केक। क्या नाम देते हैं इसको, सॉल्ट केक। ये जो सोडियम का सल्फेट है Na2SO4, Na2SO4 इज कॉल्ड सॉल्ट केक। अब बेटा ये केक है, इस केक में तो जब आप 10 मोल ऑफ H2O ऐड कर दोगे तो ये एक सॉल्ट केक प्लस 10 मोल ऑफ H2O फार्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4.10H2O। ये फार्मूला बन गया। अब Na2SO4.10H2O को बोलते हैं गोबर सॉल्ट। गोबर सॉल्ट नहीं बेटा, ग्लोबरस सॉल्ट है। बेटा केक में पानी डालोगे तो गोबर तो बन ही जाएगी, ये बात तो सही है, पर गोबर नहीं, क्या बोलेंगे, ग्लोबर। तो बात करते हैं क्या बन के तैयार हो गया, ग्लोबरस सॉल्ट। तो Na2SO4.10H2O इज कॉल्ड ग्लोबरस सॉल्ट और Na2SO4 इज कॉल्ड सॉल्ट केक। गोबर को हीट कर दिया तो गोबर से नहीं, गोबर को नहीं, ग्लोबरस सॉल्ट को हीट कर दिया तो उससे निकल गया पूरा का पूरा पानी, जो बचा वो क्या है, केक, सॉल्ट केक। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया था जितने भी ऑक्सी सॉल्ट होते हैं एल्कली मेटल के, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लियर है कि नहीं, इन सबका प्रॉपर्टी हम लोग निकालते हैं आयनिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप आते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, एंड वाटर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये ईपीसी के ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए इनके जनरल बातें। किसी को कोई दिक्कत एल्कली मेटल सल्फेट में, किसी को कोई प्रॉब्लम एल्कली मेटल सल्फेट में हो तो बोलो। मुरन भाई कोई प्रॉब्लम आहे का, हसवत प्रॉब्लम है क्या, कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। अब बेटा देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्शन ऑफ हीट। आइए देखें। तो आइए पहले करेंगे रूल, देखेंगे रूल क्या कहता है। तो कहता है कि मेटल सल्फेट लीजिए जो हो तुम्हें पसंद। मेटल सल्फेट लीजिए जो हो तुम्हें पसंद और इसकी जनरली हीटिंग कराइए। तो मेटल सल्फेट हीटिंग करने पर बनाते हैं अपना मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस हाफ O2। अब SO2 प्लस हाफ O2 दैट इज क्या हो गया, SO3।
तो हम कह सकते हैं कि जब हम मेटल सल्फेट को हीट करते हैं किसी, तो जनरली मेटल सल्फेट हीट करने पर ब्रेक होते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड एंड SO3 में, या फिर मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 और हाफ नहीं SO2 एंड हाफ O2 में। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, या फिर मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 में, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं इस रूल के 3 एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बहुत खून पीते हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। आ जाओ, अब इस रूल के 3 एक्सेप्शन, और एक्शन ऑफ हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैंने आपको 4 ही एक्शन ऑफ हीट कराए हैं। नाइट्रेट का, सॉरी, मैंने आपको फॉस्फेट का नहीं कराया क्योंकि यहां पे नहीं है वो। मैंने आपको डाइक्रोमेट का नहीं कराया, मैंने आपको परमैंगनेट का नहीं कराया क्योंकि इनके एक्शन ऑफ हीट अभी नहीं पढ़ने। जब आएंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली कराऊंगा। जाऊंगा कहां मैं, ना करा के जाऊंगा कहां, यहीं रहना है, इसी दुनिया में जीना है मुझे। आ जाओ, एक्सेप्शन नंबर 1 आइए देखें। पहला कहते हैं कि एल्कली मेटल सल्फेट लीजिए। ये बहुत खून पीते हैं एल्कली मेटल सल्फेट। एल्कली मेटल ने हर जगह खून पिया है। कहते हैं एक्सेप्ट लिथियम, लेकिन लिथियम को सुधरना नहीं है ना, हर जगह लिथियम जरूर। अब तो पूरे एल्कली मेटल एक साथ लिथियम करे नहीं, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जा सकते। बोले कुछ गलत हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन? तो देखो लिथियम बेचारी पहले निकल आती है। बोले तुम ही करो जो कुछ करना है। देखो बोले हीट करके आओगे क्या फायदा? बोले कुछ है नहीं। एल्कली मेटल सल्फेट को हीट करते हैं तो कहते हैं कि एल्कली मेटल सल्फेट एक्सेप्ट लिथियम को छोड़कर जितने भी एल्कली मेटल सल्फेट होते हैं इनको हीट करने पर नो इफेक्ट बट लॉस H2O इफ प्रेजेंट। ये क्या करते हैं, पानी को पूरा का पूरा बाहर निकाल देते हैं अगर प्रेजेंट है, बाकी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखो ये है गोबर सॉल्ट Na2SO4 डॉट NH2O दैट इज हाइड्रेटेड एल्कली मेटल सल्फेट। इसको हीट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बाहर निकल जाएगा पानी पर Na2SO4 एज इट इज। तो फॉर्मूला वाला रिएक्शंस में प्रोडक्ट बन जाएगा Na2SO4 एंड 10H2O। अब मैंने K2SO4 को हीट किया तो क्या होने वाला है, नो इफेक्ट भैया, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इन दो बातों में? अभी एल्कली मेटल सल्फेट एंड एक्शन ऑफ हीट में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम? मुरन्मयी, चेतन, अंश, भरत, श्रेय तुम्हारा टाइम टेबल एडजस्टमेंट हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हारे टाइम टेबल में? चलो हमारा भी टाइम टेबल अच्छा हो गया, हम भी 7 बजे तक फ्री हो जाएंगे अब। चल इसको नोट करो, भी 2 एक्सेप्शन और बाकी है तो इतना लिखो जल्दी से, फिर मैं बाकी कराता हूं। जल्दी से नोट करो इतना। नोट करो इतना।
नोट हो जाए तो बताइएगा बच्चों, कोई बोल देना कि हो गया। हो गया। अरे हो गया सबका। बोलते क्यों नहीं हो फिर? चल आगे बढ़े। नेक्स्ट एक्सेप्शन नंबर 2 एंड एक्सेप्शन नंबर 3 देखते हैं। आइए, एक्सेप्शन नंबर 2 एंड एक्सेप्शन नंबर 3 क्या है, थोड़ी समझने की कोशिश करें। दो टर्म होते हैं बच्चों, एक होता है हाइड्रस और एक होता है एनहाइड्रस। हाइड्रस का मतलब होता है पानी प्रेजेंट और एनहाइड्रस का मतलब होता है पानी अपसेंट। अगर कहीं पानी प्रेजेंट है या पानी जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रस फॉर्म। और कहीं पे पानी मान लीजिए जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रस फॉर्म। क्लियर है कि नहीं? और बात करते हैं कि अगर कहीं पे सुनिए ध्यान से, तो अगर कहीं पानी जुड़ा है तो उसको हाइड्रस फॉर्म और पानी नहीं जुड़ा है तो एनहाइड्रस फॉर्म। जैसे कि इसको देखो, Na2SO4 ये है एल्कली मेटल सल्फेट। अब यहां पे पानी जुड़ा है तो आप कहोगे हाइड्रेटेड एल्कली मेटल सल्फेट या हाइड्रस एल्कली मेटल सल्फेट इज कॉल्ड ग्लोबरस सॉल्ट। और अब पानी बाहर निकल गया, पानी एब्सेंट है तो इसको कहेंगे एनहाइड्रस फॉर्म। तो आप कहोगे एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट इज कॉल्ड सॉल्ट केक। ऐसे ही सिमिलर बॉसिंग सोडा में था। अगर बॉसिंग सोडा का फॉर्मूला देखें तो Na2SO4.10H2 और सोडा इसका फॉर्मूला क्या था? Na2CO3। तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड बॉसिंग सोडा, नहीं, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड सोडा एस एंड हाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड बॉसिंग सोडा। यहां तक पहले किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। किसी को प्रॉब्लम है क्या? पक्का? चल आइए सुनते हैं। तो हाइड्रस का मतलब क्या हो गया? पानी प्रेजेंट है। और एनहाइड्रस का मतलब क्या हो गया? पानी अब्सेंट है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चल आइए एक्सेप्शन नंबर 2 देखेंगे। अब कहा जाता है कि एनहाइड्रस, एक्सेप्शन नंबर 2, एनहाइड्रस FeSO4 दैट इज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो रूल क्या कहता है? ये मेटल सल्फेट है तो इसको बनाना चाहिए मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस हाफ O2 या SO3। तो कहते हैं कि जब आप एनहाइड्रस FeSO4 को हीट करते हैं
तो एनहाइड्रस FeSO4 जिसमें पानी प्रेजेंट नहीं है तो इसको रूल के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, पर रूल के अकॉर्डिंग नहीं जाता है। ये फॉर्म करता है अपना मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ ये फॉर्म करता है SO3 एंड SO3 के साथ साथ ऑल्सो फॉर्म करता है SO2। अब देखो यहां पे मेन प्रोडक्ट बनेगा SO2 प्लस हाफ O2 दैट इज SO3। तो मेन प्रोडक्ट बनना है मेटल ऑक्साइड प्लस SO3। लेकिन जब आप एनहाइड्रस FeSO4 को हीट कर रहे हैं तो ऑक्साइड के साथ SO3 बन रहा है, पर SO3 के साथ क्या बनना है SO2। ए भी फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज द एक्सेप्शन कि SO3 भी के साथ कौन फॉर्म हो रहा है SO2 भी। तो दूसरा एक्सेप्शन कि एनहाइड्रस FeSO4 को जब हीट करते हैं तो रूल कहता है कि मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 बनना चाहिए, लेकिन ये मेटल ऑक्साइड SO3 के साथ साथ बनाता है SO2। एक्सेप्शन नंबर 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। आइए सुने तीसरी रिएक्शंस। कहते हैं एनी मेटल सल्फेट, दुनिया का कोई भी मेटल सल्फेट बना रहा है, चाहे वो एल्कली मेटल का हो, चाहे वो एल्कली अर्थ मेटल का हो, चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट का हो, किसी भी एलिमेंट का एल्कली मेटल सल्फेट हो, तो कहते हैं किसी प्रकार का किसी भी टाइप का मेटल सल्फेट हो तो कहते हैं एनी मेटल सल्फेट लीजिए और इसकी रिएक्शंस कराइए कार्बन सॉलिड। अब इस कार्बन सॉलिड को कहा जाता है कोक, या इसी को हिंदी में कहते हैं कोयला। कोयला के साथ हीट करना है बेटा, ठीक है। कोई भी मेटल सल्फेट लीजिए, उसको हीट करिए इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन सॉलिड या फिर कोक या फिर कोयला। आप जब किसी भी मेटल सल्फेट को हीट करते हैं कोयले के साथ तो रूल कहता है कि मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस हाफ O2 या फिर मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 मिलना चाहिए। लेकिन जब एनी मेटल सल्फेट को हम हीट करते हैं किसके साथ, कोल के साथ, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड नहीं, प्रोडक्ट बनता है मेटल सल्फाइड। डब्रू वाला डी मतलब ये वाला मेटल सल्फाइड फॉर्म होता है। अब किसका मेटल सल्फाइड बनेगा, तो जिस सल्फेट को हम हीट करेंगे, जिस मेटल सल्फेट को हीट करेंगे उसी मेटल का बनेगा मेटल सल्फाइड। साथ में बनेगा क्या, साथ में बनेगा क्या, बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो अब यहां पे कोई भी एनी मेटल सल्फेट, तो किसी मेटल सल्फेट को हीट करिए किसके साथ, कार्बन सॉलिड दैट इज कोक के साथ, तो बनता है मेटल सल्फाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जाम्पल लो, चल अब हीट करते हैं Na2SO4 को, क्या इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। अब क्योंकि आप कोक के साथ कर रहे हैं, विदाउट करते तो नो इफेक्ट, बट कोक के साथ कर रहे हो तो कार्बन सॉलिड कोयले के साथ जब हीट करोगे तो एल्कली मेटल सल्फेट एल्कली मेटल सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलेगा Na2S, और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस कर लो जरा, ये 4 लगा दो, रिएक्शंस बैलेंस। समझ रहे, चलो मैं एक काम करता हूं, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। चलो CuSO4 को हीट कर दिया कार्बन सॉलिड दैट इज कोक के साथ, तो क्या होगा, तो बनेगा बेटा CuS दैट इज कॉपर सल्फाइड, और साथ में बनेगा कौन, दैट इज, इसके बाद बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब एग्जाम्पल लेते हैं जनरल रूल के। चलो, तो कहा गया था कि एल्कली मेटल सल्फेट को हीट करने पर नो इफेक्ट बट लॉस वाटर रिप्रेजेंट पर एक्सेप्ट लिथियम। तो लिथियम को देखो, लिथियम सल्फेट को हीट करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग जाएगी, तो लिथियम सल्फेट हीट करने पर बनाएगा अपना लिथियम ऑक्साइड दैट इज Li2O, साथ में बनाएगा SO2, साथ में बनाएगा हाफ O2 दैट इज SO3। मैग्नीशियम सल्फेट को हीट करो तो ये एक्सेप्शन में नहीं आता कहीं पे भी, तो मैग्नीशियम सल्फेट को हीट करने पर क्या बनेगा, MgO
साथ में SO2 प्लस हाफ O2। किसी को कोई दुख, तकलीफ, दर्द, घबराहट, कमजोरी, किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ। है क्या? मेरे को नहीं दिख रहा नीचे। क्या नहीं देख रहा है? बड़ा देख रहे हो तुम सुबह सुबह नीचे, हैं? मेरे को नीचे नहीं दिख रहा है। चलो देखो, अभी दिख रहा है? दिख रहा है अभी? हाँ, करोगे। मुबारक हो। क्या हुआ? कोई सामने आना तो मिठाई लेके आना, ठीक है? अरे शाम को आना तो मिठाई लेके आना। कुछ हुआ है तुम्हें? अब कुछ बोल ही नहीं रहा है नासपीटा। बेटा ऐसे करोगे दोबारा दिखाऊंगा नहीं फिर मैं। चलो नोट करो, नोट करो इतना नोट करो इतना। हो जाए तो डल्ली को फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी से इतना। हो जाए तो बता दीजिएगा बच्चों। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। वैष्णवी, उत्कर्ष, उत्कर्ष कॉल क्लास के बाद मुझे फोन करना आज। उत्कर्ष आवाज आ रही है? उत्कर्ष, सर हो गया। चलो सभी का हो गया। हाँ सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंपाउंड कौन से है? हैलाइड्स। तो यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना?
अब देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, अगर ये रूल्स याद होंगे तो कितनी सारी रिएक्शंस आप कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को है ना? मजेदार चीजें बोलो निशिका, समझ में आ रहा है? अरे निशिका है क्या? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एल्कली मेटल्स हैलाइड्स की। आओ जरा देखें, जरा देखेंगे तो हैलाइड्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X माइनस, आइए मेटल M पॉजिटिव, हैलाइड X माइनस, बैलेंस इंटरचेंज करो, बन किस टाइप के बने? MX टाइप के। क्लियर है? किस टाइप के हैं? MX टाइप के। अब देखो MX टाइप में, अब सुनिए जरा, MX टाइप के बने, लिथियम का क्या बनेगा? LiX, सोडियम का क्या बनेगा? NaX, पोटेशियम का क्या बनेगा? KX, रुबिडियम का RbX, सीजियम का CsX। क्लियर? अब सुनो, लिथियम हैलाइड को छोड़ दीजिए, लिथियम हैलाइड को छोड़कर जितने भी हैलाइड्स होते हैं एल्कली मेटल के, ये हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। तो कहते हैं कि ये एक सारे के सारे हैलाइड्स एल्कली मेटल के कैसे होते हैं? आयनिक, हार्ड एंड क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक रहते हैं, हार्ड रहते हैं और कैसे होते हैं? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो लिथियम का हैलाइड्स होता है, अब लिथियम के हैलाइड्स की बात करें तो ये तो प्योरली आयनिक है। अब लिथियम के हैलाइड्स की बात करें तो इसमें होता है लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। अब इसमें ये जो लिथियम फ्लोराइड है ये है आपका आयनिक, बाकी जितने भी ये लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है ये सारे के सारे होते हैं कैसे? कोवैलेंट इन नेचर। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बोलो जल्दी फटाफट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? नहीं सर। चल आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसको पढ़ाने से पहले एक मैं आपको टर्म एंड कंडीशन दे देता हूं कि अब मैं जो कराने वाला हूं वो कहां से आया है, क्यों आया है, ये नहीं पूछेंगे। जहां से भी आया है, जैसे भी आया है, उससे कैसे क्वेश्चंस एक्सप्लेन होते हैं, केवल उस बात पे ध्यान देंगे। कुछ चीजों के बारे में ज्यादा जानना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर कुछ चीजें जान लोगे तो कुछ राज ऐसे होते हैं जो खुल जाते हैं और फिर उन राज से परेशानी दूसरे को नहीं होती, तुम्हें ही होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ राज को राजी रहने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों युगल? सही कह रहे ना हम? अब युगल को सब पता है, गांव वाला आदमी है, बहुत राज है इसके, पर इसने सारे राज छुपा के रखे हैं। आओ अब सुनते हैं। क्या क्या कह रहा? अब थोड़ा खुश रहने लगा। जब ये शुरू में नागपुर आया था ना पिछले 2 महीने पहले, तो ये यादों में डूबा रहता था, दिन रात उदास रहता था, लेकिन अभी धीमे धीमे ये नेचुरल आ रहा है, अभी धीमे धीमे खुश रहने लगा है।
अभी पढ़ाई में भी मन लगा है, पहले पढ़ाई नहीं करता था, अभी लड़ाई हो गई है, बोले अब देखो हम डॉक्टर बन के ही दिखाएंगे तुमको, है ना। बोले ऐसी बात है तो देखो अभी तुमको डॉक्टर बन के ही दिखाएंगे, अभी प्रॉमिस कर लिया युगल ने। युगल ऐसा हुआ है क्या? सही सही बताना, तुम्हें ईमानदारी कसम है बेटा, क्या सर? ऐसा हुआ है क्या? कसम खाई गई है क्या कि अब डॉक्टर बन के ही दिखाएंगे? चलो खैर छोड़ो, अब ज्यादा राज की बातें हैं, बात नहीं करते। चल, मुझे पता है तुमने नहीं बताया पर पता चला है मुझे। आओ इधर आ जाओ। अब बात करते हैं एल्कली मेटल हैलाइड्स किस टाइप के होते हैं, तो एमएच टाइप के। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, हमें मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करना है, लैटिस एनर्जी बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है इनकी, और वाटर सॉल्युबिलिटी को। तो सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करना है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है, आयनिक कंपाउंड है तो वाटर सॉल्युबिलिटी होगी तो वाटर सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करना है। आइए सुनिए अब कैसे निकालेंगे, तो सुनिए। अभी एमएच टाइप के हैलाइड है, कहते हैं कि इफ एक्स इज सेम, कैसा हो, एक्स इज सेम, अगर एक्स सेम है मतलब हैलोजन सेम है, इफ एक्स इज सेम, हैलोजन सेम है, देन ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाय लैटिस एनर्जी। क्लियर? और इसको याद रखेंगे ऐसे, एल यू एक्स, लक्स। ठीक है, अब लक्स से क्या हो गया, एल फॉर लैटिस एनर्जी, यू इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स का मतलब हो गया हैलोजन, मतलब लैटिस एनर्जी से डिफाइन करेंगे। अगर हैलोजन सेम होगा तो प्रॉपर्टी किससे डिफाइन होगी, लैटिस एनर्जी से। अब आगे सुनिए, अब बात करते हैं इफ ये मेटल, इफ मेटल इज सेम देन ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाय किसके द्वारा, आयनिक कैरेक्टर के, किसके द्वारा, आयनिक कैरेक्टर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर, एक ही चीज है। क्लियर है कि नहीं? अब सुनिए, तो क्या बोला जा रहा है कि अगर मेटल सेम होगी तो किससे डिफाइन करेंगे, आयनिक कैरेक्टर से। अब ये जो बातें हैं जो हम ये पढ़ रहे हैं, ट्रिक या मेथड, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर एल्कली मेटल्स, ये और कहीं मत लगाइएगा, नहीं तो 0 सन्नाटा मिलेगा। दिस मेथड यूज फॉर द ओनली एल्कली मेटल्स हैलाइड, अंडरस्टैंड? अब सुनिए, तो इफ हैलोजन इज सेम देन ऑल प्रॉपर्टी डिस्कस बाय द लैटिस एनर्जी, इफ मेटल इज सेम देन ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाय आयनिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर, एक प्रॉपर्टी को छोड़कर इसमें एक्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी से ही डिफाइन होगा, चाहे हैलोजन सेम हो और चाहे हैलोजन सेम ना हो। तो अगर मेटल सेम है तो सारी प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे आयनिक कैरेक्टर से, मेटेलिक कैरेक्टर से, केवल मेल्टिंग पॉइंट को छोड़कर। मेल्टिंग पॉइंट किससे डिफाइन होगा, दैट इज लैटिस एनर्जी से। तो इतनी बात पहले क्लियर है, किसी को यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई एक्स इज सेम, तो याद रखना ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाय लैटिस एनर्जी, और मेटल इज सेम तो ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाय आयनिक कैरेक्टर। अब ये बहुत कंफ्यूजन करता है कि कौन सा फैक्टर किसके लिए यूज करेंगे, तो इसके लिए छोटा सा याद रखना है बेटा, समझ के आप बोलोगे मिस का लक्स।
अब देखो मिस को MISS लिखेंगे, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मिस को मिक बोल रहे हैं, या आप ऐसे ही बोल सकते हो मिक का लक्स। अब समझिएगा ध्यान से, मिक का लक्स क्या है। तो मिक से हो गया M फॉर मेटल, मेटल अगर सेम हो गया तो डिफाइन करेंगे आयनिक कैरेक्टर से, और L फॉर लैटिस एनर्जी, और ये लिखा है हैलोजन के साथ, तो अगर लैटिस एनर्जी हैलोजन सेम है तो किससे डिफाइन करेंगे, लैटिस एनर्जी से। तो ये थोड़ा सा हिंट याद रखिएगा, मिक का लक्स। इफ मेटल इज सेम देन ऑल property defined by ionic character except melting point. If halogen same then all property decided by the lattice energy. Understand? किसी को डाउट, घबराहट, कमजोरी, तनाव, किसी प्रकार की समस्या हो तो रोहित सर को बताओ। है क्या किसी को? बोलो फटाफट, नोट करो फटाफट, इसको लिखो जल्दी से, इसको नोट करिए जल्दी से, हो जाए तो बताइएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहां तक नोट हो गया? बोले भाई नोट हो गया सबका? पढ़े आगे? लो रिप्लाई फास्ट नहीं करते, हाँ सर। बोला करो ना, सो रही हो क्या तुम? चल आओ अब एक एक करके प्रॉपर्टी डिस्कस करें। पहले थर्मल स्टेबिलिटी, फिर वाटर सॉल्युबिलिटी, और लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट। तो हैलोजन सेम होगा तो सारी प्रॉपर्टी किससे डिस्कस होंगी, बोलो जल्दी से, किससे डिस्कस होंगी, लैटिस एनर्जी। एंड नंबर 2, और अगर हैलोजन सेम नहीं हुआ, मेटल सेम हुआ, तो सारी प्रॉपर्टी किससे डिस्कस होंगी, आयनिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। अब एक बात याद रखना, आयनिक कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपको याद हो फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाया था कि जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा क्या होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट। आगे बढ़े नेक्स्ट, एंड आयनिक कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सॉल्युबिलिटी।
अब भाई जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन रहेगा, जितना पोलर मॉलिक्यूल होगा, जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा, और जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा वाटर में उतना क्या होगा, सॉल्युबल। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे पढ़ा चुके हैं लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं है इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। लैटिस एनर्जी की बात करें, अगर लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल, लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सॉल्युबिलिटी, एंड लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। और यहां पे तीनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर आयनिक कैरेक्टर से मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन होने होता नहीं है तो लिखते नहीं। आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सॉल्युबिलिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, थर्मल स्टेबिलिटी के। अब कंफ्यूजन नहीं जाना चाहिए। चलिए ऑर्डर देखते हैं, यहाँ एक एक करके पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आइए पहले पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। एल्किली मेटल हैलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी निकालने जा रहे हैं तो पहले क्या करते हैं, हैलोजन सेम रख लेते हैं, हैलोजन सेम रख लेते हैं और मेटल चेंज कर देते हैं। तो LiF, LiCl, हैलोजन डिफरेंट कर लेते हैं, है ना। और एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। LiCl, अरे साइन क्यों लगा रहा हूं, LiF, LiCl, LiBr और क्या होगा, LiI। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत यहां पे हो तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने एक पॉइंट, मैंने क्या लिखा है आपको कि अगर हैलोजन सेम होगा, ऐसा लिखा है क्या? पीछे का जरा पॉइंट चेक करना एक बार, आयनिक कैरेक्टर वाला मेटेलिक वो जो प्रॉपर्टी लिखा है, इफ हैलोजन इज सेम। सर आयनिक कैरेक्टर में मेटल सेम। छोटी सी गलती हो रही, सेम नहीं चेंज लिखो। इफ मेटल इज चेंज देन प्रॉपर्टी चेक बाय डिसाइड बाय आयनिक कैरेक्टर। इफ हैलोजन इज चेंज, सेम नहीं चेंज होगी बेटा, सेम नहीं रख सकते। थोड़ा सेम नहीं होगा बेटा, चेंज होगा। थोड़ा चेंज करो उसको, हल्का सा गलत लिख गया छोटा सा। इफ हैलोजन इज चेंज, सेम नहीं चेंज होगा। इफ हैलोजन इज चेंज देन ऑल प्रॉपर्टी डिस्कस बाय, थोड़ा सा मैं पता नहीं क्या सोचने लगा था, मैं थोड़ा सा उसमें हल्का सा लिखाने में गलत हो गया। इफ हैलोजन इज चेंज देन ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाय, सेम की जगह चेंज करो तुम। इफ हैलोजन इज चेंज देन ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाय, किसके द्वारा डिसाइड करते हैं, लैटिस एनर्जी। इफ मेटल इज चेंज देन ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाय आयनिक कैरेक्टर। चेंज होगा, सेम नहीं होगा बेटा। सेम रखने से कैसे, चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे। सेम ही रहेगा तो फिर प्रॉपर्टी डिसाइड करने की क्या जरूरत है। एक तो क्या होता है, ऑनलाइन रहती है ना कंसंट्रेशन, तुम लोग सामने रहते हो, प्रॉपर रिप्लाई करते हो तो चीजें थोड़ी अच्छी हो जाती हैं। फिर क्या हमको कुछ सोचने लगते हैं और उसमें ही कुछ टर्म चेंज हो जाता है। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो क्लियर हो गया, वो करेक्शन कर लिया। इफ हैलोजन इज चेंज देन ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाय लैटिस एनर्जी। समझ रहे बात को? हाँ सर। अब देखो ध्यान से, अब जरा देखो यहां पे मेटल सेम है, क्या चेंज हो रहा है बच्चों, हैलोजन। फ्लोरीन, इधर क्लोरीन का हैलाइड है, ये ब्रोमीन का हैलाइड है, ये आयोडीन का है। तो अगर हैलोजन चेंज होगा तो प्रॉपर्टी डिसाइड बाय लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, तो लैटिस एनर्जी इक्वल टू किसके होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता था, साइज के। पहले चार्ज को देखते थे, बाद में साइज। अब बताओ सभी पे चार्ज +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 चार सभी पे सेम,
तो 4 से डिफाइन हो सकती। अब साइज, तो हेलोजन मेटल तो सेम लगी है, पर हेलोजन, अब देखो डाउन द ग्रुप जाओ, फ्लोराइड से ज्यादा साइज क्लोराइड का, क्लोराइड से ज्यादा साइज ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से ज्यादा साइज आयोडाइड का। तो साइज देखो इंक्रीज कर रहा है। साइज अगर इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज कर गई तो देखो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है लिथियम फ्लोराइड, उससे कम लिथियम क्लोराइड, उससे कम लिथियम ब्रोमाइड, और सबसे कम थर्मली स्टेबल कौन होगा, लिथियम आयोडाइड। क्लियर। अब आगे बढ़े। अब क्या करते हैं, मेटल चेंज करते हैं और हैलोजन को सेम रखते हैं। अब बनाया LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl। अब देखिए, अब हैलोजन क्या है, सेम मेटल चेंज। अब मेटल इज चेंज, ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाय आयनिक कैरेक्टर। अब देखो जरा, आयनिक कैरेक्टर क्या, मेटालिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को आयनिक कैरेक्टर बोला जाता है ना, ये सब आयनिक कैरेक्टर है। अब देखो ध्यान से, अब मेटल चेंज हो रही तो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आयनिक कैरेक्टर से, आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ये है आयनिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, देखो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर के, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो LiCl से ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, NaCl, NaCl से ज्यादा KCl, KCl से ज्यादा RbCl, और RbCl से ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन हो गया, CSCl। किसी को कोई दिक्कत थर्मल स्टेबिलिटी में, अभी किसी को कोई दिक्कत थर्मल स्टेबिलिटी में, नहीं सर। पक्का है क्या किसी को, नहीं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करूं कि पहले तुम ये बनाओगे, कोई रिप्लाई नहीं, सर लिख लेते हैं ना। चलो जल्दी करो फिर फटाफट। कल से मुझे थोड़ा सा सिंक्रोनाइज मैनर में लेना पड़ेगा, तुम लोग एक काम करते जाना, साथ साथ ही लिखते जाना, समझने के साथ साथ थोड़ा स्पीड बढ़ाते बेटा। अब हो गया आगे प्रैक्टिस में, हम लोग सारी चीजें स्मूथली हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करेंगे स्पीड को, साथ साथ लिखने की कोशिश करना, काफी सारी चीजें जब मैं बोलूं इसको समझना है तब रुकिएगा। जैसे जैसे ये टॉपिक है, जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाओ, जब एक्सप्लेनेशन खत्म तो लिखना स्टार्ट कर दो। जब मैं एग्जाम्पल कराता हूं तो तुम भी एग्जाम्पल नोट करना स्टार्ट कर दो, या फिर पुरानी चीजें नोट करना स्टार्ट कर दो। और जब एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं तो पूरा प्रॉपर समझो, ठीक है। हो गया। अरे हो गया नोट करके, हाँ सर। फिर बैठे क्यों हो, फिर रिप्लाई नहीं कर पा रहे। चलो नेक्स्ट देखो, वाटर सॉल्युबिलिटी। फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा लिखने के लिए, अगर ऐसे मक्कारी की तो फटाफट बोलो। हाँ सर हो गया, आगे बढ़ो। पूछना ही पड़ता है मुझे बेटा,
फिर मैं टाइम नहीं दूंगा लिखने का अगर ऐसे काम किया तो। फटाफट बोला करो। आइए वाटर सॉल्युबिलिटी। चलो NaF, NaCl, NaBr, NaI। अब देखो हैलोजन चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टी डिस्कस बाय लैटिस एनर्जी। आप डाउन द ग्रुप जाइए, चार सभी पे सेम, साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो लैटिस एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सॉल्युबिलिटी, तो फिर वाटर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो NaF से ज्यादा सॉल्युबल है NaCl और NaCl से ज्यादा सॉल्युबल है NaBr और NaBr से ज्यादा सॉल्युबल है सोडियम आयोडाइड। किसी को कोई दिक्कत यहां पे बोलो, यहां पे किसी को कोई दिक्कत? आप नीचे चेंज कर लेते हैं। अब मेटल चेंज करा देते हैं तो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। अब हैलोजन से मेटल चेंज। आइए डाउन द ग्रुप आते हैं। तो अब मेटल चेंज हो रही है तो प्रॉपर्टी डिसाइड बाय आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है, मेटल्स में इंक्रीज करता है। अब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो देखो वाटर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर के, तो वाटर सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो देखो यहाँ पे फिर से LiF से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड से ज्यादा होगा पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड से ज्यादा रुबिडियम फ्लोराइड और रुबिडियम फ्लोराइड से ज्यादा सीजियम फ्लोराइड। किसी को कोई दिक्कत यहां पे? नहीं सर। अब लास्ट पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्कस ही कर देता हूं। हाँ मेल्टिंग पॉइंट देखो, आओ बनाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ले लो पहले LiF। चलो एक काम करते हैं, ले लेते हैं यहां पे पहले KF, KCl, KBr, KI। देखें जरा क्या चेंज हो रहा है, हैलोजन। तो प्रॉपर्टी डिसाइड बाय लैटिस एनर्जी, फिर से वही बात। तो बेटा साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस तो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस और लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होगा KF का, उससे कम KCl का और उससे कम KBr का और सबसे कम KI का। अब आगे बढ़े। अब कह रहे हैं यहां पे मेटल सेम लिखते हैं, मेटल डिफरेंट करते हैं, हैलोजन सेम मान लेते हैं। ये X की वैल्यू सेम है, दिखाई दे रहा है नीचे, दिख रहा है नीचे। तुम्हारी तो आती खराब है, तुम्हें नीचे का ही दिखाई देता है। अब बोलो दिख रहा है? हाँ सर। चलो ये है लिथियम हैलाइड, लिखा नहीं पाऊंगा इधर, क्या करूं, चलो ठीक है ना। ये है सोडियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड, रुबिडियम हैलाइड। एक काम करता हूं, तुम लोग नीचे बना लीजिएगा, मैं इधर कराता हूं इसको। देखिए जरा, ये है लिथियम हैलाइड, ये है सोडियम हैलाइड, ये पोटेशियम हैलाइड, ये रुबिडियम हैलाइड एंड ये सीजियम हैलाइड। क्लियर है कि नहीं? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, बोलो। अब देखो, अब मेटल चेंज हो रही है तो प्रॉपर्टी डिसाइड बाय आयनिक कैरेक्टर, पर मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट को आयनिक कैरेक्टर से डिफाइन नहीं करते थे, लिखा था एक्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन होगा लैटिस एनर्जी से। अब देखो दोनों, चाहे मेटल सेम हो चाहे ना हो, चाहे हैलोजन सेम हो ना हो, सब प्रॉपर्टी डिफाइन होगी
लैटिस एनर्जी से ओनली मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब देखो, अब डाउन द ग्रुप गए 4 सेम, साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखो, सब लिथियम हैलाइड सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया, लिथियम हैलाइड का। लिथियम हैलाइड से कम किसका, सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड से कम किसका, पोटेशियम हैलाइड। पोटेशियम हैलाइड से कम किसका, सीजियम हैलाइड का। क्लियर? क्लियर? पर ये ऑर्डर जो बनाया है वो है रॉन्ग। आइए, पर ये जो ऑर्डर बनाया है वो है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, तो आप पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आपको लिखाता हूं करेक्ट ऑर्डर। पहले इतना नोट करिए, पहले इसको लिखिए क्योंकि फिर मुझे मिटाना पड़ेगा और ये नोट नहीं, तो पहले ये नोट करिए, फिर ऐसी मेल्टिंग पॉइंट में 2 एरो बनाइए, एक में ये लिखिए, एक में ये लिखिए। अभी भी ऑर्डर रॉन्ग है। ट्रेंड कह रहा है कि हैलोजन सेम हो और चाहे ना हो। क्लियर है कि नहीं? मेटल सेम हो ना चाहे ना हो, मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी से डिक्रीज करेंगे। अब देखिए, अगर बात करें, अगर सेम मेटल के हैलाइड्स हैं तो कहते हैं कि ऑन गोइंग फ्रॉम सेम मेटल हैलाइड्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। देखो डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, फ्लोराइड का सबसे ज्यादा और आयोडाइड का सबसे कम। ट्रेंड कह रहा है कि इफ मेटल इज डिफरेंट, तो कहते हैं कि अलग अलग है मेटल्स के मेटल हैलाइड हो, तो कहते हैं कि अगर एल्कली मेटल में देखा जाए तो ट्रेंड कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा फ्रॉम लिथियम हैलाइड टू सीजियम हैलाइड। ट्रेंड ये कहता है, पर एक्सेप्शन है इसमें। आइए देखेंगे, तो पहले आप इतना नोट करो, फिर फटाफट कराता हूं मैं एक्सेप्शन। जल्दी से नोट करिए, इतना फटाफट लिखिए इतना। हो गया? हो गया? हाँ सर। चलो अब सुनिए मुरन भाई, सभी लोग सुने। आइए जरा देखते हैं। तो कहते हैं कि जब हम सेम हैलाइड्स लेते हैं, मतलब हैलाइड से मेटल डिफरेंट, हैलोजन सेम हो, तो कहते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लिथियम हैलाइड से सीजियम हैलाइड्स की तरफ, जब ये सेम हैलाइड्स होते हैं अलग अलग मेटल के, तो ऑन गोइंग फ्रॉम सेम हैलाइड्स है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्लियर? लेकिन कहते हैं ऐसा होता है, लेकिन सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, दैट इज लिथियम हैलाइड का। ऐसा क्यों? तो इट इज, कोई बताएगा, इट इज ड्यू टू, कोई बताएगा ऐसा क्यों? बताने वाले को मान जाऊंगा कि उसने केमिस्ट्री पढ़ी है मेरे से, मैंने पढ़ाया है ये पॉइंट। इट इज ड्यू टू, वेरी गुड, कोवैलेंट इन नेचर। और ये कोवैलेंट इन नेचर होते हैं लिथियम हैलाइड्स। और लैटिस एनर्जी किसके लिए डिफाइन की गई थी, ओनली आयनिक कंपाउंड्स के लिए। कोवैलेंस कंपाउंड के लिए लैटिस एनर्जी डिफाइन नहीं करते। याद हो तुम्हें, लैटिस एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when required number of cation and required number of anion fuse to form a 1 mole of compound।
तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता था उसको हम कहते थे लैटिस एनर्जी, और आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन होती थी, साफ साफ लिखा है। अब ये कोवैलेंट इन नेचर, तो ड्यू टू कोवैलेंट इन नेचर सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका, लिथियम हैलाइड का। अगर हैलाइड सेम है तो देखिए सही ट्रेंड क्या होगा, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट सोडियम हैलाइड, उससे कम पोटेशियम हैलाइड, उससे कम रुबिडियम हैलाइड, उससे कम सीजियम हैलाइड, और सबसे कम होगा लिथियम हैलाइड। अगर मैं ट्रेंड देखूं, जैसे कि लिथियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये रुबिडियम क्लोराइड है, और ये सीजियम क्लोराइड है। अगर मैं इनके ट्रेंड को अरेंज करूं तो देखो जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज पर ये ऑर्डर गलत। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, LiCl का। इट इज ड्यू टू कोवैलेंट इन नेचर, बाकी आयनिक है, और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता था एज कंपेयर टू कोवैलेंट। तो सही ट्रेंड क्या होगा, NaCl का सबसे ज्यादा, उससे कम KCl, उससे कम RbCl, उससे कम CHCl, और सबसे कम होगा LiCl। किसी को कोई तकलीफ, घबराहट, कमजोरी, तनाव, किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ। ये खत्म हो गए प्रॉप कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल। अब हमें पढ़ना है एक एक करके डिफरेंट एल्कली मेटल्स के कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड ऑफ सोडियम, और ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक, कोई घबराहट हो, कमजोरी हो, तनाव हो? तो HLiF तो बेटा चेतन आयनिक नेचर होता है, आयनिक इन नेचर होता है ना। हाँ, क्या कहना चाहते हो? बोलो। क्या कह रहा है? सुनने में नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको, मैसेज चला जाता है। सर LiF का क्या? अच्छा सर, फिर LiF का क्या? अच्छा, लिथियम फ्लोराइड का। ओके ओके ओके। फिर उसने बोला ठीक है, फिर सबके फ्लोराइड कंपेयर करो ना। अच्छा, फ्लोराइड कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अरे आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? चेतन तुम बोल रहे थे बेटा कि अगर मान लो हमने क्या किया, सारे के सारे फ्लोराइड ले लिए, है ना, यही कहना था ना? अच्छा बेटा याद रखना, देखो मैंने पहले क्लियर किया है इस बात को कि अगर हैलोजन सेम है या प्रॉपर हैलोजन चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टी डिस्कस बाय लैटिस एनर्जी, और मेटल इज सेम देन प्रॉपर्टी डिस्कस बाय आयनिक कैरेक्टर एक्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट दोनों लैटिस एनर्जी से ही निकलता है, पहली बात तो। अब नंबर 2 कहते हैं कि अगर सेम टाइप के हैलाइट हैं
या सेम मेटल के हैलाइड से। सेम मेटल के हैलाइड से हैलोजन सेम है और एलिमेंट डिफरेंट है, मतलब सेम हैलाइड है। तो सेम हैलाइड है कहने का मतलब सेम एलिमेंट के हैलाइड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। तो इस केस में अगर सेम टाइप के एलिमेंट के हैलाइड है तो फ्लोराइड टू आयोडाइड जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। समझो मेरी बात को। और आगे अगर एलिमेंट सेम हैलाइड है, अलग अलग एलिमेंट्स के, लाइक लिथियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड, रुबिडियम हैलाइड, सीजियम हैलाइड। सुनते जाना बात ध्यान से। तो कहते हैं कि सिंपल सी बात है, अगर हैलाइड सेम मतलब सेम है या एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट डिफरेंट है, हैलाइड सेम है, तो इस केस में हमेशा मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर। लेकिन कहते हैं कि अगर सेम हैलाइड्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के एल्कली मेटल्स में तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा लिथियम हैलाइड का। अगर फ्लोराइड भी होगा चेतन बेटा तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिथियम करेक्टर मतलब बात करें एनोमिलस बिहेवियर शो करता है लिथियम, और इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो अगर हमने लिथियम फ्लोराइड भी लिया तब भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। किससे, अदर सेम हैलाइड से, दैट इज सोडियम फ्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से, तो सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड एंड किससे, दैट इज सीजियम फ्लोराइड से। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि हम लैटिस एनर्जी भी देखेंगे, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस भी होते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी होती है, बहुत सारे फैक्टर लगाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, एक फैक्टर से नहीं। अभी यहाँ पे तो एक्सेप्शन ही है, क्योंकि हम यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर से डिफाइन भी नहीं कर रहा है। वैसे तो ये प्रॉपर्टी डिफाइन होनी चाहिए थी आयनिक कैरेक्टर से। मेल्टिंग पॉइंट अगर मेटल चेंज हो रही है तो डिफाइन बाय द आयनिक कैरेक्टर, तो हम आयनिक कैरेक्टर से भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लैटिस एनर्जी से ही कर रहा है। अब ये कोवैलेंट इन नेचर ही होते हैं जनरली लिथियम हैलाइड। लिथियम हैलाइड जनरली कोवैलेंट इन नेचर, तो कोवैलेंट इन नेचर होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, कोई भी हो, चाहे वो फ्लोराइड हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे आयोडाइड हो। लिथियम हैलाइड हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द अदर एल्कली मेटल हैलाइड। सिंपल सी बात है। क्लियर। क्लियर है चेतन? यस सर। हाँ, अगर तुम फ्लोराइड को भी लोगे तो सोडियम फ्लोराइड ज्यादा, फिर उससे कम पोटेशियम फ्लोराइड, फिर उससे कम रुबिडियम फ्लोराइड, फिर सीजियम फ्लोराइड, देन लिथियम फ्लोराइड। ठीक, चल। और किसी को कोई दिक्कत? और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। चल, ये खत्म हो गए अपने पूरे के पूरे कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। ये खत्म हो चुका है। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग एक एक करके कंपाउंड ऑफ सोडियम, और कल दो खत्म हो जाएंगे, एक हो जाएगा बेकिंग सोडा और दूसरा खत्म करेंगे कल वॉशिंग सोडा। दो खत्म कर लेंगे कल, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। कल दोनों कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे बेटा, टाइम मिला तो कास्टिक सोडा भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये चैप्टर 2 लेक्चर का और बचा है। ये मान के चलो ये चैप्टर मैक्सिमम 2-3 लेक्चर का और बचा है, 3 लेक्चर में ये खत्म। तो आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। सोच रहा हूं कि संडे तक खत्म कर लूं इस चैप्टर को, संडे मंडे तक एस ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो होगा ही, जब पढ़ेंगे डेली तो क्लास होगा ही खत्म सिलेबस, कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर। किसी और को कोई डाउट हो, घबराहट हो, कमजोरी हो, तनाव हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ, है क्या? सर वो सॉल्यूशन के नोट्स मैं भेज देता हूं अभी। चल, और किसी को कोई दिक्कत, किसी को डाउट हो तो रुक सकते हो, नहीं है तो जा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त हुई।